क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कल्पलता, पूर्वोदय, अनघ और अंत में कमेंट करेंगे। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कल्पलता, और कल्पलता निबंध है। अनघ मेरे प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पूर्वोदय जैनेन्द्र कुमार का निबंध है, और अंत में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म है। ठीक है, तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है, ये बिल्कुल सही है। 11 वर्ष का समय कहानी है रामचंद्र शुक्ल की, ये भी सही है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है माधवराव सप्रे की, तो ये भी सही है। ठीक है, जिंदगी और जोक शिव प्रसाद सिंह की नहीं है, ये मेरे प्यारे बच्चों अमरकांत की है। तो यहाँ पर पूछा है कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म, तो आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 का है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। कला और संस्कृति, साहित्य का श्रेय और प्रेय, विचार और वितर्क, तुलसीदास चंदन घिसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कला और संस्कृति डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध है मेरे प्यारे बच्चों जैनेन्द्र कुमार का। साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध किसका है? जैनेन्द्र कुमार का। विचार और वितर्क निबंध हजारी प्रसाद का है। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध है हरिशंकर प्रसाई का। इसके बाद अगला है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों चारों रचनाएं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की हैं। ठीक है, भूले बिसरे चेहरे, धरती के फूल, दीप जले शंख बजे, क्षण बोले कण मुस्काए। लेकिन यहाँ पर पूछा है संस्मरण विधा की रचना, तो संस्मरण विधा की रचना है दीप जले शंख बजे। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, अंगा प्रश्न। क्या कह रहा है? वैचारिकी शोध और बोध कृत के रचनाकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जैनेन्द्र कुमार, हरिशंकर प्रसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी वैचारिकी शोध और बोध के रचनाकार हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 का है, गीत फरोश के रचनाकार हैं। तो गीत फरोश के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों कौन है? ये है मेरे प्यारे बच्चों भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। छायावाद की समय सीमा है, छायावाद की समय सीमा है 1918 से 1936 ईस्वी तक छायावाद की समय सीमा है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों गा नंबर प्रश्न है, बी पथगा कहानी संग्रह है, प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, अज्ञेय की है, मुक्तिबोध की है। तो बी पथगा कहानी संग्रह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की। तीसरा राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? सुमित्रानंद पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को, महादेवी वर्मा को, गजानन माधव मुक्तिबोध को। तो गजानन माधव मुक्तिबोध को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो यही राइट हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत को मिला है चिदम्बरा रचना पर, चिदम्बरा रचना पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा को यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय की काव्यकृत नहीं है? इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, ऐसा कोई घर आपने देखा है, कला और बूढ़ा चांद, आंगन के पार द्वार। तो अज्ञेय की काव्यकृत नहीं है कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश 10 अंक का होता है, और ये गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे हल करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं।
आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो जहाँ पर राष्ट्र शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, भूमि शब्द दिख जाए, पृथ्वी शब्द दिख जाए, तो आप समझ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। पहला क्वेश्चन सेम ऐसा ही पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप लिख देंगे, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। 2 अंक इसके लिए आपको मिल जाएंगे। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की करना है आपको व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों। गद्यांश में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि विभिन्न सांस्कृतिक रूपों जैसे साहित्य, कला, नृत्य और गीत के माध्यम से लोग अपने मानसिक भावों को व्यक्त करते हैं। हालांकि इन रूपों में बाह्य विविधता हो सकती है, लेकिन इनका मूल एक ही है, आत्मा का आनंद। सहृदय व्यक्ति इस आनंद को समझता है और सभी संस्कृतियों के सुखद पक्ष को स्वीकार करता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत और आमोद प्रमोद के विभिन्न रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सारे उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? तो लेखक ने राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वरूप पर प्रकाश डाला है, जिसमें विविधता के बावजूद एकता और आनंद की भावना को महत्व दिया गया है। यहाँ पर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। देखिए यहाँ पर पुष्प शब्द आया है तो समझ जाइए अशोक के फूल से लिया गया है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास, देखिए कालिदास शब्द आ गया। पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में जिस शोभा और सुकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था? उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी संतुलन की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक का जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कालिदास शब्द दिख जाए, फूल शब्द दिख जाए, अशोक का फूल दिख जाए, अशोक शब्द दिख जाए, तो समझ जाइए कि अशोक के फूल से लिया गया है और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर है दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों जिसकी रेखा खींची हुई उसकी करना है, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। लेखक का कहना है कि संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास के पूर्व अशोक पुष्प का वर्णन कहीं नहीं मिलता। कालिदास ने ही सर्वप्रथम अशोक पुष्प का वर्णन किया है। जिन जिन स्थानों पर अप्रतिम सौंदर्य को स्वीकार करने का उन्होंने प्रयास किया है वहां अशोक के पुष्प का सौंदर्य प्रेरक के रूप में वर्णन किया है। कालिदास के साहित्य में अशोक पुष्प की उपस्थिति नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभायुक्त, गरिमामय, पावन और सुकुमारता से युक्त है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अशोक के पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है? तो आपने अभी पढ़ा था नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। अशोक पुष्प को सम्मान किससे मिला? अशोक पुष्प को सम्मान कालिदास से मिला। यह भी आपको उत्तर मिल जाएगा आसानी से, पैराग्राफ अच्छे से पढ़िएगा। लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है? तो लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, ये भी 10 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पैराग्राफ ने पढ़ा होगा, पहले चैप्टर का है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ हो देता है। कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि प्रेम के मार्ग को भला इस संसार में कौन समझ सकता है जो वास्तविक रूप में होता है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही उनकी सारी कथा। इसकी संपूर्ण कहानी बदनाम होने की है, इसके विषय में पुकारने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। जानत है जियो मेरो भली विधि और उपाय सबे व्यर्था है। इस बदनामी से बचने के लिए सारे उपाय व्यर्थ हैं। मेरा अंतःकरण, मेरा मन अच्छी प्रकार से जानता है कि इस बदनामी से बचने के लिए सारे उपाय व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोई नाहक पूछत कौन बिता है। यानी ब्रज के समस्त लोग बावले हो गए हैं और यह सब कुछ जानते हुए भी अकारण मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हैं। का नंबर प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम। तो पाठ का नाम है प्रेम माधुरी और कवि का नाम है भारतेंद्र हरिश्चंद्र।
दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दिया। इसके बाद तीसरा है प्रेम की सारी कथा क्या होने की है, तो बदनाम होने की है। प्रेम को पुकारने में क्या लाभ है, तो प्रेम को पुकारने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रेम को पुकारने से बदनामी मिलती है और बदनामी दुख का कारण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्रज के सभी लोग क्या हो गए हैं, तो व्रज के सभी लोग पागल हो गए हैं। फिर अथवा करके दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते पे, गोपियाँ उद्धव से कहते हैं उद्धव आप मथुरा से हमें योग की शिक्षा देने आए हैं, तो कृपा करके हे उद्धव आप वियोग की बातें मत करो। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि आपने हमें दया करके दर्शन दिया है, तो इस दुख को और अधिक मत बढ़ाओ, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तुम भूल से भी कठोर वचन रूपी पत्थर को मत चलाओ। एक श्री कृष्ण ने तो मेरे हृदय में बसकर मुझे उजाड़ ही दिया है, अब हृदय में अनेक श्री कृष्ण को मत बसाओ। तो ये कहाँ से लिया गया है, उद्धव प्रसंग से। ठीक है, तो पाठ का नाम उद्धव प्रसंग, कवि का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी बता दी आपको। तीसरा है श्री कृष्ण ने मथुरा से किसे संदेश देने के लिए भेजा है, उद्धव को। ठीक है, गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में क्या कहती हैं, गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में कहती हैं कि हे उद्धव हम गोपियों के मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए आप कठोर वचन रूपी पत्थर को ना चलाइए। इसके बाद है वैन पाहन शब्द का अर्थ, वैन पाहन शब्द का अर्थ है वचन रूपी पत्थर। फिर 5 का नंबर है, यहाँ पर है जीवन परिचय लिखना है या साहित्यिक परिचय पूछ ले, जीवन परिचय पूछ ले, 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैं बता रहा हूँ सेम आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, APJ अब्दुल कलाम और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से हम पढ़ने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बिल्कुल आपको सेम ऐसे ही लिख देना है, जीवन परिचय हेडिंग डाल करके। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको साहित्यिक परिचय लिख देना है। इसके बाद आपको रचनाएं हेडिंग डाल करके इनकी प्रमुख रचनाएं लिख देना है। ठीक है, सेम इसी तरह से लिखेंगे, आपको पूरे अंक मिलेंगे। नंबर है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। ये भी 80 शब्द में और 5 अंक का है। भारतेंद्र हरिचंद, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। तो इसमें से हम पढ़ने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेम ऐसे ही लिखना है। फिर हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। ठीक है, फिर आपको रचनाएं डाल करके लिख देना है। इसके बाद है 6 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का सारांश लिखिए, अथवा पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये भी 5 अंक का होता है, लगभग 80 शब्द में आपको आंसर देना रहता है। तो इसमें हम देखेंगे बहादुर कहानी का सारांश। ठीक है, कैसे लिखना है, बहुत ही शॉर्ट में है, 80 शब्द में लगभग, और बहुत ही आसान भाषा में। सेम आपको ऐसे लिख के आना है, 5 अंक आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पूरा। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, और उत्तर भी लगभग 80 शब्दों में देना है। तो यह जिला वाइज होता है, अलग अलग जिले के लिए अलग खंड काव्य। ठीक है, फिर है खंड खा, तो इसमें देखेंगे प्रश्न नंबर 8 का क्या कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, लेकिन 7 अंक आपको तब मिलेंगे जब आप संदर्भ के साथ में अनुवाद करेंगे। 2 अंक संदर्भ का और 5 अनुवाद का। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। अथेका शकुनी सर्वेशा मध्य आशय ग्रहणार्थ त्रिकित्व आश्रय। इसके बाद पक्षियों ने सभी के मध्य आशय जानने के लिए 3 बार सुनाया। तब एक कौवा उठ करके कहा, जरा ठहरो, इस राज्याभिषेक के समय इसका रूप यो मुख इस प्रकार है, तो क्रोध के समय कैसा होगा। इसके क्रोध होकर देखने पर हम सभी गर्म कढ़ाई में डाले गए तिल की भांति जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहा। ठीक है, ये जातक कथा के उल्लूक जातकम से लिया गया है, संदर्भ आप लिख सकते हैं। फिर अथवा करके दिया है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। इस सप्त 10 वर्षाण यावत, इसका हम जो है संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत में महर्षि दयानंदा नामक पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। मूल शंकर 17 वर्ष तक अमरता प्राप्त के उपाय पर विचार करते हुए गांव गांव शहर शहर वन वन पर्वत पर्वत घूम रहे, किंतु अधिक संतुष्टि नहीं पा सके। अनेक विद्वानों से व्याकरण, वेदांत आदि शास्त्र तथा योग विद्या सीखी, और इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी से संन्यास ग्रहण कर दयानंद सरस्वती नाम अंगीकार किया। इसके बाद खा नंबर है 8 का खा, इसमें पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में बात करना है, 7 अंक का है। तो इसको देखेंगे। सौने घना नाम पलवगा परबुद्धा विहाय निद्रा चिर सन रुद्राम। तो अनेक रूप आकृत वर्ण और स्वर वाले
मेघों की गर्जना से, मेघों की गर्जना से, बहुत समय से रुकी हुई नींद को त्याग करके, जागे हुए मेढक नई जल की धारा से प्रताड़ित होकर के चोट खाकर बोल रहे हैं, अर्थात टर टर कर रहे हैं। तो ये ऋतुवर्णम से लिया गया है। ठीक है, ऋतुवर्णम के वर्षा खंड से लिया गया है। फिर अथवा करके देखते हैं, तो इसका देखेंगे ये सुभाषित रत्नांश से लिया गया है। तो जो विद्या रूपी धन है सभी धनों में श्रेष्ठ है, ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, जितना इसे खर्च करते हैं नित्य उतना ही बढ़ता रहता है। फिर है 9 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? 4 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नों के उत्तर देना है संस्कृत के, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद है 10 का क ख और ग रस अलंकार छंद से 2-2 अंक का, 6 अंक यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है 9 नंबर का निबंध। तो ये जितने इंपॉर्टेंट निबंध है सारे आपको तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद 12 का पहला है चयनम का संधि विच्छेद क्या होता है? चे प्लस अनम होता है। फिर है निश्चला का संधि विच्छेद क्या होता है? निस प्लस छला होता है। अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद होता है अंता प्लस राष्ट्रीय। इसके बाद है निर्विघ्नम में समास है, तो इसमें अव्ययीभाव समास है। दशानन में बहुव्रीहि समास है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित कराने के लिए नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखिए, 8 अंक मिलेंगे। अथवा विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई है, तो एक पत्र लिखिए। इसके बाद 14 का पहला है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग विशिष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे गुरुत्व शब्द लिखा हुआ है। गुरुत्व में क्या है? गुरु शब्द है, तो प्रत्यय है, कृत्वा में क्री धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, और दृष्टव्य में दृष्ट धातु है, तव्यत प्रत्यय है। इसके बाद दूसरा है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय बताना है। तो बुद्धिमान में मतु प्रत्यय है, बंधुत्व में त्वम प्रत्यय है, और बलवान में मतु प्रत्यय है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक का है। ग्रहम प्रतिगच्छ, तो यहाँ पर प्रति शब्द आ गया है, इसमें द्वितीय विभक्ति है। रामेण साह सीता वनम अगच्छति, इसमें साह शब्द आ गया है, तो साह युक्त प्रधान सूत्र से तृतीय विभक्ति है। अग्ने स्वाहा में चतुर्थी विभक्ति है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।